नमस्कार सभी लोगों को। बकवास फिजिक्स पर मैं विमल असाटी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं स्टेशनरी वेव्स से रिलेटेड, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से रिलेटेड चैप्टर के बारे में, जिसमें एक मुद्दा है फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस। जब हम बात करते हैं फ्री वाइब्रेशन की, तो फ्री वाइब्रेशन का साफ सुथरा अर्थ है ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसे ऑसिलेशंस जिनको होने के लिए या करवाने के लिए किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर सिंपल शब्दों में फ्री वाइब्रेशंस को डिफाइन करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है या तो वाइब्रेशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से होकर, विदाउट द असर ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एनी एक्सटर्नल लगातार धक्का लगाने वाला फोर्स। एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल दैट कैन ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन without the influence of any external periodic force is called as free oscillations or free vibrations. Any body, any object, any particle oscillating about or vibrating about its mean position without the influence of any external periodic force. Without the influence of any external periodic force is called as free vibrations, and frequencies of such free vibrations are called as natural frequencies. लेकिन जब हम इन फ्री वाइब्रेशंस की बात करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, तो वो बॉडी कौन सी है, वो एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें हमको ये बात देखने को मिलती है। तो एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल साबित करता है कि फ्री वाइब्रेशंस हमारे आंखों के सामने कैसे नजर आएंगे। एक रिजिड सपोर्ट ले लीजिए, उस रिजिड सपोर्ट पर एक स्ट्रिंग टाइड कर दीजिए, स्ट्रिंग के फ्री एंड पे एक बॉब लटका दीजिए। अब उस बॉब का डेफिनेटली मास वर्टिकली, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और एयर मीडियम है, फ्री मीडियम है। इसमें बॉब को पकड़कर खींचिए और छोड़ दीजिए। डेफिनेटली बॉब बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन करेगा, मतलब ऑसिलेटिंग मोशन करेगा। जब उसे पकड़कर खींचा, स्ट्रेच किया और रिलीज किया तो वो इस तरीके से मोशन करेगा। लेकिन ग्रेविटी के असर से, सराउंडिंग के एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ समय के बाद ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि बाहर से किसी प्रकार का पीरियोडिक फोर्स नहीं मिला। एक बार जो आपने खींचकर छोड़ दिया, इट इज जस्ट सिंपल खिंचाओ एंड छुड़ाओ, खिंचाओ एंड छुड़ाओ। तो खिंचाव दिया आपने, एक्सटेंशन दिया और रिलीज कर दिया। और रिलीज करने के बाद जब वो ऑसिलेशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो किसी प्रकार का पीरियोडिक फोर्स नहीं है। मतलब जब आपने खींचा तो मीन से जिस एक्सट्रीम पोजीशन तक गया उसका एक एम्पलीट्यूड था। मीन से एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम एक एम्पलीट्यूड था, और खींचकर छोड़ा तो वो ऑसिलेट होते हुए धीरे धीरे अपने एम्पलीट्यूड कम करते हुए फाइनली रुक गया। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हुआ, अटेन्युएशन देखने को हमको मिला। इस अटेन्युएशन के अंदर हमको कुछ बात नजर आ रही, इस अटेन्युएशन में कुछ बात नजर आ रही कि बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स नहीं था, बाहर से कोई लगातार वाला धक्का नहीं था। तो वो एक बार जो खींच गया सो खींच गया, छोड़ दिए तो बस उस पहले ही ताकत से वो ऑसिलेट होते रहा। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लगातार उसका एम्पलीट्यूड
एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते रहा। उस एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की प्रोसेस को अटेन्युएशन कहते हैं। उसी को एक प्रकार की एयर की वजह से आने वाली डैम्पिंग कहते हैं, जिसमें उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम हो रहा है, एनर्जी लगातार कम हो रही है, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए लगभग लीनियर सिंपल हार्मोनिक के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, एयर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से डैम्पिंग हो रही है, लगातार एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो एनर्जी भी कम हो रही है। इसका मतलब यहां एनर्जी का डिसापिएशन हो रहा है, क्योंकि बार बार एक शब्द आ रहा है कि ये जो कुछ भी मोशन हो रहा है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ any external periodic force, any external source, the body is oscillating about its mean position only due to the some खिंचाव, स्टार्टिंग खिंचाव, कुछ तो भी दे दिया गया था, बस उसी की वजह से वो अपनी पोजीशन पर वापस आई, ऑसिलेट होते रही और लगातार एम्पलीट्यूड कम करते रहे, अपने आप को अटेन्युएट करते रही। सो सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग is the best example for free vibration in which there is no external periodic force. Body is oscillating about its mean position without the influence of any external periodic force, and after some time, due to the air resistance there is a damping, due to the gravity there is a damping, amplitude decreases, attenuation occurs, energy decreases, energy disappears. उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की, तो फ्री वाइब्रेशन से फोर्स्ड वाइब्रेशन अलग है। फ्री वाइब्रेशन में मैंने एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम को एक बार फोर्स दे दिया, खींच दिया, जो हो गया सो हो गया, लगातार पीरियोडिक फोर्स नहीं गया। अब खींच गया, वो भी तो फोर्स था सर, बगैर फोर्स तो कोई बॉडी मोशन नहीं करती। आपने इतने सारे वीडियो में बताया है कि फोर्स रहेगा तभी मोशन होगा, फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं होगा। फिर तो पहली बार जो फ्री वाइब्रेशन में हमने सीखा कि बॉडी को पकड़कर खींचा, ऑब्जेक्ट को पकड़कर खींचा, पार्टिकल को पकड़कर खींचा और छोड़ा, तो वो ऑसिलेट हो रहा है। बस एक बार जो दे दिया सो दे दिया, क्योंकि एक बार देने के बाद जब वो पार्टिकल गया वापस आया तो एनर्जी लॉस हुई ना, लेकिन हमने बाहर से कोई बूस्टर नहीं दिया था। इसलिए मैंने कहा कि बॉडी एक बार जो फोर्स दे दिया बस उसी से ऑसिलेट हो रही थी, तो वो फ्री वाइब्रेशंस थे, फ्रीक्वेंसी नेचुरल थी, जो हर एक बॉडी की खुद की होती है। लेकिन अब फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात आ रही है, तो हम एग्जांपल लेंगे क्लॉक पेंडुलम का। आपको आवाज आ रही होंगी मेरे पीछे में, सिर के ऊपर इधर क्लॉक पेंडुलम लगा हुआ है, टुक 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 टुक, क्योंकि उसे लगातार किसी पोजीशन से जाने के बाद मिलते रहता है, मिलते रहता है, मिलते रहता है। मतलब एनर्जी कमच नहीं होती, एम्पलीट्यूड कमच नहीं होता, सराउंडिंग का एयर रेजिस्टेंस उसका हर ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम करना चाहता है, हर ऑसिलेशन में उसको डैम्पिंग करवाना चाहता है, उसको एम्पलीट्यूड को अटेन्युएट कराना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है दोस्तों, जिसमें बॉडी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल periodic force, then such vibrations are called as forced vibrations. अब ऐसे वाइब्रेशंस को अगर हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कह रहे हैं, एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्टिकल ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन with the influence of external periodic force, then such vibrations are called as the forced vibration, and the frequencies of such vibrations are called as forced frequency or periodic frequencies. और ये जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है या पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, जो पीरियोडिक वाइब्रेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से पैदा हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप घड़ी के पेंडुलम को देखोगे तो उसमें सेल लगा हुआ होता है दोस्तों, और जब भी घड़ी के पेंडुलम को देखोगे तो वो मीन से किसी एक्सट्रीम पर जाता है, जितने एम्पलीट्यूड के साथ
आता है उतनी एम्पलीट्यूड से, फिर जाता है उतनी एम्पलीट्यूड से, आता है उतने एम्पलीट्यूड से, लगातार वो ऑसिलेशन सेम एम्पलीट्यूड के साथ करते रहता है। मतलब फ्री वाइब्रेशन में लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते थे, लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होते, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होते हैं। फ्री वाइब्रेशन में एनर्जी लगातार कम हो रही थी डैंपिंग होने की वजह से, एयर रेजिस्टेंस के वजह से, क्योंकि वहां कोई पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं था जो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन यहां पर डैंपिंग का असर दिखता नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है, एनर्जी लगातार कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार का डैंपिंग का असर बच नहीं पा रहा है, क्योंकि हर एक ऑसिलेशन होने पर कोई बूस्टर है जो उसे जो भी कम होने वाला था, चाहे एम्पलीट्यूड चाहे एनर्जी, उसको कम होते से पहले ही कंपनसेट कर देता है कि भैया तुम थोड़े कम हो रहे थे, हम तुमको कम होने से बचा लेंगे, हम तुमको कम नहीं होने देंगे। तो वो है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्लॉक पेंडुलम, जो ऑसिलेट हो रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, और उसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूअसली सेम एम्पलीट्यूड सेम एनर्जी के साथ ऑसिलेट हो रहा है। तो मेरी बातों में आप सब लोगों को समझ में आ जाता है कि किस तरीके से असाटिस और फ्री वाइब्रेशंस बताते गए, फोर्स्ड वाइब्रेशन बताते गए, फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताई, फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बताई, फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन के एग्जांपल बताए, फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड की स्थिति बताई, फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन में डैंपिंग की स्थिति बताई कि फ्री वाइब्रेशन में डैंपिंग होती है, असर दिखता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में डैंपिंग नहीं होती, उसका कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन में बाहर से कुछ भी पीरियोडिक नहीं मिल रहा है, जो मिल गया सो मिल गया, जो था सो था, उसी के दम पर सब कुछ हो रहा था। तो यहां एनर्जी डिसअपिएट होती है, लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन में कंटिन्यूअसली बाहर से पीरियोडिक फोर्स मिलते रहता है, तो किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस या डिसअपिएट नहीं होती है, बड़े आराम से स्मूथली मोशन परफॉर्म होते रहता है। सो मेरी बातों से आपको फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन की बातें तो समझी, डेफिनेशन तो समझी, एग्जाम्पल तो समझा, प्रॉपर्टीज तो समझी, साथ में आपके पास जुगाड़ आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। दोस्तों बात करेंगे रेजोनेंस की, क्योंकि जो फ्री वाइब्रेशन है और फोर्स्ड वाइब्रेशन का बड़ा गहरा रिश्ता है रेजोनेंस के साथ। बड़े कम शब्दों में कहूंगा रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक स्टेज है, रेजोनेंस एक अवस्था है, वो सिर्फ तब आती है जब किसी बॉडी के ऊपर बाहर की दी गई फ्रीक्वेंसी का एक असर देखने को मिलता है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक बॉडी की खुद के वाइब्रेशन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक बॉडी के खुद के वाइब्रेशन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब किसी बाहर की पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी का मैचअप हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, इक्वलिटी हो जाती है, तो वो कंडीशन बनती है रेजोनेंस की। मतलब व्हेन सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स or when some external periodic frequency is exactly equals to, is exactly match up, is exactly coincides with the natural frequency of the body, then such condition is called as resonance. Every body under the condition of resonance vibrates with maximum amplitude. In the chapter stationary waves or in the chapter superposition of wave, when we are talking about sonometer or any type of vibrating instrument, we follow the condition of resonance, because in case of sonometer we observe that we take a tuning fork and struck it with rubber pad and held either on the mouths of the resonance tubes or held on the sonometer surface
due to which we observe that the frequency of tuning fork coincides with the frequency of the pipes, coincides with the frequencies of vibrating strings, and due to this resonance occurs, and under the condition of resonance the frequency of tuning fork coincides with the frequency of tube. Loud sound produced or heard by the observers. Similarly, we observe the vibrating string or vibrations of the string when the frequency of the tuning fork is coincide with the natural frequency of the string. तो सिंपली रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, तो हमें हर चीज में रेजोनेंस दिख रहा। जैसे मैंने कहा कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारे वायर की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो रेजोनेंस आ गया। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी यूनिजन में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, रेजोनेंस आ गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशंस होते हैं। आपने देखा होगा जब आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए तो सोनोमीटर में दो नाइफ एजेस के बीच में आप पेपर राइडर रखते हैं। दो नाइफ एजेस जहां होती है वहां नोड्स फॉर्म होती है, बीच में जहां पेपर राइडर रखते हैं वहां एंटीनोड फॉर्म होती है। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तो स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होता है और वो जो स्ट्रिंग के ऊपर रखा हुआ पेपर राइडर है वो नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो हम कहते हैं रेजोनेंस आया, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। तो दोस्तों रेजोनेंस में समझने वाली चीज जो है वह उसकी डेफिनेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स or external periodic frequency is exactly coincide or match up with the natural frequency of that body, then body is under the condition of resonance and hence the body vibrates with maximum amplitude, constant amplitude, maximum energy. So there are different examples in which we can say that we have to avoid the condition of resonance. When the soldiers are marching on the footbridge, they are always ordered not walk regularly. If they walk regularly, it means that the periodic force supplied by or periodic force given by them is coincides with the natural frequency of the vibration of the footbridge, and the footbridge under the condition of resonance vibrates with maximum amplitude and fall down. So for avoiding such disasters, avoiding such conditions of resonance, we have to follow the condition that there should not be matching the periodic frequency with the natural frequency for avoiding such problems. तो अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें चाहे वो फ्री वाइब्रेशन हो या फोर्स्ड हो या रेजोनेंस हो, आपको एक कैटेगरी दिखा रेजोनेंस के अंदर कि जब फ्री फोर्स्ड दोनों मैच है तो रेजोनेंस है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, चाहे वो सोनोमीटर का हो, चाहे वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का हो या किसी एयर पाइप का हो। जब भी बाहर से दिए गए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उन बॉडीज की, उन इंस्ट्रूमेंट की, उन वायर्स की, उन पाइप्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होंगी, तब तक वो रेजोनेंस की कंडीशन में आएगा और उस कंडीशन में आने के बाद वो लार्ज साउंड पैदा करेगा ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। डेफिनेटली मेरा ये वीडियो बड़ा अचानक मैंने बनाया। आज ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कुछ नहीं है, विदाउट द हेल्प ऑफ बोर्ड, विदाउट द हेल्प ऑफ मार्कर मैंने आपको अपने तरफ से समझाने की कोशिश की। तो डेफिनेटली अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।